साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं हरियाणा में जो दंगे हुए हैं उससे जुड़ी कुछ बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। और ये खबर नहीं, मैं तो आपको नैरेटिव बताता हूं ना कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है। लेकिन आज मैं कुछ बड़ी जानकारी भी आपके साथ रखूंगा। कुछ पॉइंट्स में आपको पहले चीज़ें बता देता हूं। ये जो न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर हैं अमन चोपड़ा, उसके पीछे सारे लोग गिद्ध दृष्टि लगाकर पीछे पड़ पड़े हैं। लेकिन जानते हैं, अमन चोपड़ा ने पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग को धोकर रख दिया। कैसे रखा, कैसे उनके जो एजेंडा है उसको पर्दाफाश कर दिया, वो बताऊंगा। आज़ादी के समय मोहब्बत की दुकान सजी थी। किसने सजाई थी दुकान और उसका क्या असर हुआ, ये आज बताना ज़रूरी है। कुछ ऐतिहासिक संदर्भ आपके सामने लेकर आया हूँ। और उस जो मोहब्बत की दुकान सजी थी ना, उसमें कांग्रेस के विधायक ने कैसे केरोसिन डालने का काम किया, ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही एक और बात आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे मोनू मानेसर के नाम पर दंगाइयों को कवर फायर देने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग कैसे सक्रिय हो गया है। अगर इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो यकीन मानिए आप बहुत सारी चीज़ों से अनजान रह जाएंगे। जो भोलापन ये दिखाते हैं ना लेफ्ट लिबरल सिस्टम, और पूरे देश को एक दंगा, एक आग में झोंक देते हैं, वो समझना ज़रूरी है। मैं मोनू मानेसर की बात तो करूँगा, लेकिन पहले अमन चोपड़ा की बात। पत्रकारिता का दोस्तों धर्म होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो तो दिखाएं और उससे आगे बढ़कर आप चीज़ों को पेश करते हैं। और इसीलिए उसने एक कार्यक्रम किया। अमन चोपड़ा ने, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अपने प्रोग्राम में एक बात लिखी, पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज। जो पत्थरबाजी करते हैं ना, उसकी बात की थी, किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं की थी। लेकिन ये पढ़ते ही एकदम से लेफ्ट लिबरल गैंग भड़क उठा, उल्टे सीधे बयान दिए जाने लगे। ऐसा लगा कि इस दंगे के लिए कोई दूसरा नहीं, अमन चोपड़ा जिम्मेदार है। आप सोचिए किस मानसिकता से ये लोग काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं तो आपको सिर्फ एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, ऐसे ट्वीट भरे पड़े हैं। और फिर इसके बाद जो हुआ आप सोच नहीं सकते। सीधे अंबानी तक पहुंच गए ये लोग, सीधे अंबानी को टारगेट किया जाने लगा। आप हैरान रह जाएंगे, ये कौन सी पत्रकारिता है। मतलब पत्रकारिता तो ये भी करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं आप इस बात को समझिए। अमन चोपड़ा के बहाने सीधे अंबानी को टारगेट करने लगे। और उसके बाद मैंने देखा ये पैटर्न बदलते हैं, और जैसे कहते हैं ना एकदम छापा मार युद्ध, वैसा करते हैं। और इसके बाद ये चले गए नेटवर्क 18 के चेयरमैन आदिल उल जैन भाई के पीछे कि हटाओ, ये नफरती एंकर है, इसने ऐसा कैसे कह दिया कि पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज होना चाहिए। पत्थरबाजी खत्म नहीं होनी चाहिए, इनका मकसद यही है। तीन आपको दिखा रहा हूं ट्वीट, आप समझ लीजिए। पत्थरबाज का भी परमानेंट इलाज नहीं होना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं ना कश्मीर में क्यों इतने दशकों तक ये भयावह स्थिति बनी रही। आज मोदी के आने के बाद पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज हुआ है। लेकिन ये तो बात हो गई दोस्तों। ये अमन चोपड़ा भी ये जो अमन चोपड़ा है ना दोस्तों, ये भी गजब के पत्रकार निकले। इन्होंने ऐसा धोया इस पूरे सिस्टम को कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। मैं एक छोटा हिस्सा आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जब स्टूडियो आए तो एक पत्थर ही उठा लेकर आए। अब एक छोटा हिस्सा आप पहले सुनिए। देखिए, आज जब मैं स्टूडियो में आ रहा था ना, तो मुझे रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ मिला। फिर मैंने सोचा देखिए इस पत्थर का तो कोई डर नहीं होता। और फिर इन्होंने ये बताया कि कैसे ये पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इनकी लिंचिंग कर रहा है और सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। ये सारे लोग जो उठ पड़ते हैं ना, भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं ना। आप देखिए, इनके बयान को सुनिए और फिर समझिए। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से धोया ना, वो गजब का है। बोला कि अगर मेरे इस्तीफा देने से, मेरे नौकरी से निकाले जाने से अगर पत्थरबाजों का इलाज हो जाए तो मैं कल छोड़ दूंगा। बयान सुन लीजिए। देश नहीं झुकने देंगे में परसों हमने पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज का विचार रखा, लेकिन इस विचार ने कई लोगों को इतना उद्वेलित किया कि वो लोग सोशल मीडिया पर मेरी
मेरे शो, मेरे संस्थान की वैचारिक लिंचिंग करने लगे, मुझे नौकरी से निकालने की मांग करने लगे। देखिए, अगर मेरे नौकरी से निकलने से पत्थरबाजी बंद हो जाती है ना, तो निकाल दीजिए, कल छोड़ दूंगा अगर पत्थरबाजी बंद हो। देखा आपने दोस्तों, लेकिन जानते हैं ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कितना खूंखार है। ये आप भाजपा की जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा के केस में देख चुके हैं, जिसके बाद कैसे दंगे भड़काए गए, कितने लोगों का कत्ल हुआ। एक मौलाना कूद पड़े और सीधे अमन चोपड़ा को धमकी देने लगे। आप देख लीजिए, मैं बयान तो क्या सुनाऊं आपको, आप देख लीजिए, सीधे धमकी दे रहे हैं उसको, उल्टी सीधी बात कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको मेवात की ओर लेकर चलता हूं दोस्तों। आपको मैं सबसे पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाता हूं। घटनाओं के डिटेलिंग में जाकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप वो खबरें लगातार देख रहे होंगे, अलग अलग एंगल से लोग दिखा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको संदर्भ बता रहा हूं कि कैसे खेल किया जाता है। राहुल गांधी ने फिर मोहब्बत की दुकान लगाई और केरोसिन तेल वाली जो बात है ना, वो ट्वीट करके कहा, देखिए, भाजपा, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही इस देश में लगी आग को बुझा सकती है। और ये मोहब्बत किसने की, आपको वो सुनना तो जरूरी है ना। ये है कांग्रेस के विधायक मम्मन खान। बयान सुनिए। ये इन्हें कोई डर नहीं लगता। ये विधानसभा में बैठकर बोल रहे हैं कि प्याज की तरह ना फोड़ी तो हम मेवाती नहीं। ये मोनू मानेसर को धमकी दे रहे हैं विधानसभा में बैठ करके। बयान सुनिए। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्याज सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। देख रहे हैं ना, यही जज, यही मुवक्किल, यही आरोपी, सब कुछ यही है। और उसके बाद कवर फायर देने की कोशिश होती है। अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूं कि मेवात में मोहब्बत की दुकान किसने लगाई। और ये जो दुकान लगी है ना, ये पहले दिल्ली में लगने वाली थी। और इसके लिए मैंने प्रखर श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, बड़ा ऐतिहासिक खोजबीन करके पुस्तक भी लिखी है इन्होंने। इन्हीं के ट्वीट के जरिए बताऊंगा, इनसे मेरी बातचीत भी हुई है। इन्होंने कुछ चीज़ें भी मुझे दी हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि नूह का ये इलाका ऐसा है जहां 80% मुस्लिम आबादी है, याद रखिए। और ये रिपोर्ट देखिए, दलितों का कब्रिस्तान बना मेवात, 103 गांव हिंदू विहीन, 84 में बचे हैं केवल 4-5 परिवार। अब ये जो नूह इलाका है ना दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ और धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो यहाँ के लोग भी पाकिस्तान जाने थे। ये बात तो सच्चाई है, लेकिन उस ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ क्या, अब मैं आपको वो बात दिखाने वाला हूँ। कुछ पॉइंट इन्होंने लिखा है। मेवाती मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहते थे सरदार पटेल, सेना के ट्रकों का भी हो गया था इंतज़ाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी इन्हें पाकिस्तान भेजने की सिफारिश, लेकिन नेहरू और गांधी की वजह से ये प्लान फेल हो गया। ये लिखते हैं कि 1947 में जब ये मुद्दा सामने आया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी, इन चारों में काफ़ी विमर्श हुआ, कई सारी बातें हुई, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि सरदार पटेल ने इन्हें पाकिस्तान भेजने का प्लान बनाया था। दरअसल हुआ यूं कि कुछ मेवाती मुसलमान दिल्ली में आ गए थे और इसी बात से चिंतित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने 5 सितंबर 1947 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। और क्या लिखा आप देख लीजिए। ये जो उठाया गया है, ये सेलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945-50 वॉल्यूम 4 PN 337, पूरा संदर्भ दिया गया है। पिछली रात 500 में मुसलमानों की भीड़ करोल बाग आई और उन्होंने गलियों में प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची और वो तितर बितर हो गए। स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है। इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग, हिंदू, सिख को हमले की आशंका है। मुझे समाचारों से ये पता चला कि इन मेव लोगों को पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब भेजने का प्रस्ताव है। जितनी जल्दी ऐसा हो उतना ही बेहतर होगा, लेकिन तब तक के लिए इन्हें जामा मस्जिद
या हिंदू इलाकों से अलग स्थानों पर रखा जाए। यदि शहर में गड़बड़ी हो जाती है तो स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेवाती मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और दिल्ली से दूर रखने की सलाह दी। अब इस पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने क्या लिखा वो भी आप देख लीजिए। मुझे मेव शरणार्थियों के 3 कैंपों से शहर की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव लोगों को पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब भेज दिया जाए। जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है, वहाँ की स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहाँ और लोगों को लाने का अर्थ यानी मेव मुसलमानों को लाने का अर्थ खतरे को बढ़ाना ही है। स्पष्ट होता है दोस्तों कि उस दौर में ये कितनी बड़ी समस्या थी और इस समस्या का समाधान सरदार पटेल कर रहे थे। लेकिन जानते हैं नेहरू और गांधी की वजहों से ये सफल नहीं हो पाए। अब और आगे बढ़िए 1947 में, अब आप नई बात सुनिए, ये उनके रिसर्च का नतीजा है। क्या नेहरू दिल्ली में मेवाती मुसलमानों को बसाना चाहते थे? सरदार पटेल ने नेहरू को ऐसा करने से कैसे रोका? और अगर नेहरू सफल हो जाते तो आप सोचिए क्या होता। ये लिखते हैं कि मेवात हो, बरेली हो या हर जगह जहां भी सांप्रदायिक हिंसा हुई वो इन्हीं इलाकों से शुरू हुई जिन्हें आप मुस्लिम पॉकेट या घेटो भी कह सकते हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ऐसे मोहल्ले बसाना चाहते थे। 1947 में बंटवारे के बाद नेहरू दिल्ली में मेव मुसलमानों को बसाना चाहते थे। दरअसल दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में काफ़ी घर खाली पड़े थे जिनके मालिक पाकिस्तान चले गए थे। नियम के मुताबिक इनको तो जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे उनको मिलना चाहिए था, लेकिन नेहरू की तो सोच अलग थी, धर्मनिरपेक्षता हावी था, तो ये सब कुछ बदल दिया गया। अब मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूँ। ये चिट्ठी नेहरू ने सरदार पटेल को 21 नवंबर 1947 को लिखा। क्या लिखा? दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में खाली पड़े मकान गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं को न दिए जाएं। मुझे पता चला है कि कुछ सिखों ने मुस्लिम मोहल्लों के मकानों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। वहाँ के मुसलमान अपना घर छोड़ रहे हैं। मुसलमानों के खाली मकान हिंदू और सिखों को न दिए जाएं। नेहरू ये भी चाहते थे दोस्तों कि मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ मुस्लिम रहें, इसीलिए यहाँ मेव शरणार्थियों को बसा दिया जाए। लेकिन लोह पुरुष सरदार पटेल ने जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो रहा था ना, उसमें भरोसा नहीं था। इसलिए जैसे ही नेहरू की चिट्ठी मिली उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी। अब देखिए क्या लिखा उन्होंने। ये 22 नवंबर 1947 का है और ये सारे सोर्स भी दिए हुए हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। मैं वास्तव में महसूस करता हूँ कि दिल्ली में मुस्लिम पॉकेट यानी अलग मुस्लिम क्षेत्र बनाना हमारी नीतियों के खिलाफ है। दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाने से हालात नहीं सुधरेंगे बल्कि टकराव और बढ़ जाएगा। ऐसे मामलों का समाधान यही है कि अराजक तत्वों को हटाकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। ऐसा होने पर इन इलाकों में मिली जुली यानी हिंदू मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। हमें इस बात को नकारना होगा कि मुस्लिम केवल मुस्लिम इलाकों में ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी स्थिति में बाहर से आए मुस्लिमों यानी मेवाती मुस्लिम को दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में न बसाया जाए। और इस प्रकार से दोस्तों नेहरू की जो हसरत थी वो कामयाब नहीं हो पाई। अब इस संदर्भ में दोस्तों बापू की एंट्री भी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मेवाती मुस्लिमों को लेकर महात्मा गांधी की चिट्ठी आज बेहद काम की है। जो मेवाती मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे वो क्यों भारत में ही रुक गए? दरअसल बंटवारे के समय 1947 में मेवात के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। प्रखर लिखते हैं ऐसे माहौल में इन्हें भारत में ही रोकने के लिए गांधी जी ने 19 दिसंबर 1947 को झरसा गांव गए। गांधी जी ने एक सभा की और वहां पर मेव मुसलमानों से भारत में ही रुकने का विनम्र आग्रह किया। गांधी जी ने उस दिन जो भाषण दिया था
वो संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 90 के पेज नंबर 292 पर उद्धृत है। और क्या कहा आप सुनिए। मुझसे ये कहा गया है कि मेव करीब करीब जरायम पेशा जाति और ब्रैकेट में है अपराध करके आजीविका चलाने वाली जाति की तरह है। अगर ये बात सही है तो आप लोगों को अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस सलाह पर नाराज नहीं होंगे। केंद्र सरकार से मैं ये कहूँगा कि अगर मेवों पर ये आरोप अपराधी होने के सही है तो भी इस दलील के आधार पर उन्हें निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। मेव लोग भारत की प्रजा हैं, इसीलिए सरकार का ये कर्तव्य है कि वो मेवों को शिक्षा की सुविधा देकर उन्हें बसाने के लिए बस्तियां बनाकर अपने आप को सुधारने में मदद करें। और गांधी के विनम्र आग्रह और सरकार पर बने दबाव की वजह से मेव मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। और फिर इसी शाम गांधी ने दिल्ली के बिरला भवन में अपनी प्रार्थना सभा में जो कहा वो भी इन्हीं के वाङ्मय से लिया गया है, पेज नंबर 254 खंड 90 से। क्या कहा था आप देखिए। ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा कि मेव गुनाह करने वाली कौम है। गुनाह करने वाला कौन है और कौन नहीं ये कौन जानता है। क्या जो लोग गुनाह करते हैं क्या उनको आप भारत से बाहर निकाल देंगे, यहां से निकाल देंगे या मार डालेंगे? तुम यहां से चले जाओ, ये कहने से तो काम नहीं हो सकता। इनको यानी मेव मुसलमानों को तो सुधारना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जो शराफत का रास्ता है वो इनको बताना चाहिए। अब फिर आप दोस्तों ये कुल मिलाकर के जो चीज़ें दिखाई ना, ये ऐतिहासिक संदर्भ है। और उसी संदर्भ में जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो उन्हीं धार्मिक समुदायों को इस देश में रोकने के लिए ये सारा विमर्श हो रहा था। और आज जो समस्या है ना, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये समस्या उस समय भी मौजूद थी। उस समय कौन मोहब्बत की दुकान लगा रहा था, उस समय कौन केरोसिन छिड़क रहा था, ये राहुल गांधी से तो पूछना पड़ेगा ना। अब मैं आपको दोस्तों घटना पर लेकर आता हूँ, मोनू मानेसर और बाकी चीज़ों पर। जिस मोनू मानेसर को टारगेट करके दंगाइयों को कवर फायर देने की कोशिश की जा रही है वो सच्चाई देख लीजिए। मैंने एक ट्विटर अकाउंट देखा, रेडिकल वॉच ORG। इसने बड़े बेहतरीन तरीके से पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया है, आप देख लीजिए। इन्होंने कई पोस्ट किए हैं, आप इसमें देख लीजिए। मेवात राइट्स के घटनाक्रम की शुरुआत 27 जुलाई को उस वक्त हुई जब आतंकी संगठन सिमी और पाक जमायत इस्लामी के साथ संबंध रखने वाले IAMC इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने हिंदी में एक भड़काऊ पोस्ट में मोनू मानेसर को निशाना बनाया और ये भी बता दिया कि मेवात में क्या होने वाला है। आप सोचिए, अमेरिका में बैठा हुआ एक मुस्लिम संगठन ये सारी चीज़ें कर रहा है और इससे इन लोगों का क्या जुड़ाव है अमेरिका यात्रा के दौरान, ये भी आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। और इसी परेशान करने वाली पोस्ट के जवाब में मोनू मानेसर ने 30 जुलाई को फेसबुक पर ब्रिजमंडल यात्रा में आने की बात कही थी। लेकिन वहाँ जो कई प्रभावशाली लोग हैं वो एकत्रित होने लगे, हिंदुओं को निशाना बनाने लगे और उसमें एक शाहीन सिकारवा का लामबंदी करने वाला एक वीडियो है। अब मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आप जाकर देखिएगा। और उसी समय यात्रा से एक रात पहले सांकेतिक भाषा में प्याज फूटेगी की बात कही जाने लगी, प्याज फूटेगी। और ये तो विधायक का बयान भी सुना चुका हूँ। इसके बाद मोनू मानेसर को धमकियां दी जाने लगी। कई सारे स्क्रीनशॉट हैं दोस्तों, ये इसमें दिए हुए हैं, मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा। इसके बाद सैकड़ों लामबंद करने वाली पोस्ट आई जिनमें मम्मन खान के संदेशों को प्रचारित किया गया। और जैसे ही यात्रा शुरू हो गई, जानते हैं, ट्रैकिंग भी होने लगा। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए वीडियो लोगों तक पहुंचाए जाने लगे, शेयर किए जाने लगे। गुप्त रूप से बसों का पीछा किया गया। आप देखते चले जाइए, जो रियल टाइम बस आने जाने की जानकारी है ना वो दी जाने लगी, पैनी नज़र रखी गई। और इन गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए, जानते हैं, जो पुलिस का मूवमेंट है उसे भी बताया जाने लगा। इसमें एक नूह का अरबाज खान भी शामिल है। ये सब कुछ इसमें वीडियो, फोटो, सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। और रिकॉर्ड किए गए वीडियो को एक ग्रुप में प्रसारित किया गया, वायरल किया गया, बताया गया। और ये सारी चीज़ें आप देखिए, कई सारे ट्वीट हैं। कासिम खान
कि ये झूठी खबर की बात है। फिर याद आगे बढ़िए, यूट्यूबर जुनेद सिंगर मनीषा ने सोशल मीडिया पर तेजी से सक्रिय होकर गलत सूचना फैलाई। आप देखते चले जाइए, बहुत सारा सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया, कैसे निशाना बनाया गया, कैसे एक मिठाई विक्रेता की हत्या की गई, और फिर जल्दी ही पूरे गुरुग्राम तक ये जो अशांति है, ये दंगों की आहट है, वो फैल गई। और उसके बाद आप देखिए, जब इनका मकसद पूरा हो गया ना, तब ये सारे लोग जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने लोगों से कहने लगे कि भैया पोस्ट हटाओ, वीडियो हटाओ, सब कुछ हटा दो, नहीं तो पकड़ में आ जाओगे। अब देखिए, ये सारे पोस्ट भी हैं, दोषियों को जागरूक करने का काम किया जाने लगा। एक कांग्रेस विधायक द्वारा इस्लामवादियों को लामबंद किया जा रहा था, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद जो बाकी बीबीसी और तमाम लोग हैं ना, वो भ्रामक स्टोरी बनाने लगे। यानी संक्षेप में कहें, इन्हीं ट्विटर हैंडल के हिसाब से बता रहा हूं, संक्षेप में कहें तो ये पूरा मुद्दा 27 तारीख को IAMC की साजिश के साथ शुरू हुआ, जिससे कट्टर लोगों द्वारा फैलाया गया। इसके बाद मोनू मानेसर का वीडियो आया, फिर लामबंदी की गई, फर्जी खबर फैलाई गई, फिर जानबूझकर कवर फायर करने के लिए कभी मोनू मानेसर, कभी अमन चोपड़ा, ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया। और अब तो बात सीधे मुकेश अंबानी तक पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर घटनाओं की रियल जो बोलते हैं ना, एकदम बेसिक वजह, रीज़न, अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो फिर तो ऐसी घटनाओं को कौन रोक पाएगा। हालांकि इस संदर्भ में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बात कही है कि इतने करोड़ लोगों को इतने हजार पुलिस वाले कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, वो निश्चित रूप से लापरवाही भरा बयान है, और इस बयान के लिए ही उनको हटा दिया जाना चाहिए। उनके शासनकाल में कुछ नहीं होता। ये जो पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने कहा ना कि आप योगी का बुलडोजर बुला लीजिए, कायदे से ये सुझाव इनको भी दिया जाना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो घटनाएं हैं उसके पीछे की कहानी वो मैंने आपको ऐतिहासिक संदर्भ के साथ देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।